Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. Welcome you all in my channel, RK's Academic Zone. My dear students of Standard 12, जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आप लोगों का जो इंग्लिश और हिंदी भी साथ में जो है कुछ एक पार्ट बता देने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का जो गद्य से यानी प्रोज का जो सिलेक्शन है या पोएम्स का जो सिलेक्शन होगा उसको मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के कहे अनुसार उसको यहां बता देने के लिए। पिछले क्लास में मैंने क्लास 11 के लिए एक जो है प्रोज का गद्य का एक पार्ट मैंने दिया, और आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 12 के लिए जो पहला चैप्टर है, अध्याय है, वो है पूस की रात। तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको एक सारांश में आप लोगों को बता देने के लिए कि पूस की रात में क्या मतलब लेखक क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूस की रात जो है ये बहुत ही मतलब एक यूं कहा जाए कि दिल को छूने वाली एक मतलब कहानी है, और लिखा हुआ किसका है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो है उनका ज्यादातर जो जीवन जो है, अधिकांश हिस्सा जीवन का जो है वो थोड़ा तंगी में, जिसको कहा जाए गरीबी में बीता। तो उन्होंने उन हालातों को बहुत नजदीक से देखा, इसलिए हर उनका जो क्रिएशन है, जो रचना है, उनमें ये चीज का जो है बहुत ज्यादा झलक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, फिर इसका जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को तोड़ के इसका जो सारांश है वो बता देने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। देखिए, प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक एक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और उनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम उनका क्या था? धनपत राय था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे उर्दू में, और यूं धीरे धीरे यानी युग के प्रभाव से कहा जाए, समय के तालमेल के हिसाब से कहा जाए, उनको हिंदी की ओर मतलब एक आकृष्ट होना, यानी हिंदी की तरफ जाना, उनका लगाव धीरे धीरे बढ़ा, और फिर वो हिंदी में भी बहुत सारी रचनाएं जो है उनका देखने को हम लोग को मिला, उन्होंने लिखा। उन्होंने सरस्वती प्रेम के नाम से अपनी प्रकाश संस्था भी यानी पब्लिकेशन हाउस भी उन्होंने शुरू किया था शुरू में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम कथाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। साधारण मनुष्य के साथ जीवन जो है उसके साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की अपना लेखन के माध्यम से। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया। वे जीवन भर आर्थिक अभाव के विषम मतलब परिस्थिति से गुजरे, यूं कहा जाए तो, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक वैषम्य, जो विभिन्नताएं जो थे, विषमताएं जो थे, उसको बहुत निकटता से उन्होंने देखा, उनका अनुभव लिया। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण जो है उनके उपन्यासों, कहानियों में या लेखनों में देखने को मिलती है। ठीक है, उनकी जो प्रेमचंद जी की प्रमुख रूप से अगर यूं कहा जाए, वो बहुत बड़े कथाकार थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो जनजीवन का मुंह बोलता चित्र है, एक्चुअली मतलब आईने के रूप में, आईना यानी पारदर्शी, उसको हर व्यक्ति अपना छवि, वहां उस समाज का छवि उसे देखने को मिलता है उनके लेख के द्वारा। वे मतलब यूं कहा जाए उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। स्पेशली अगर कहा जाए खास करके निर्धन, पीड़ित और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपने रचना के माध्यम से बताया। उनकी ओर उनका एक विशेष सहानुभूति रहा हमेशा शुरू से। उन्होंने शोषक और शोषित दोनों वर्गों का बहुत ही विशद चित्रण किया है, यानी अपने लेखन के द्वारा, अपने जो रचना के द्वारा। उपन्यास अगर उनका यूं कहा जाए, बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो जैसे वरदान हो गया, सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया, या कायाकल्प हो गया, निर्मला हो गया, गबन, गोदान, मंगलसूत्र इत्यादि कई ऐसे उनके उपन्यास जो है जो बहुत मतलब प्रसिद्धि जो है उसको मिला। कहानी में भी अगर देखा जाए, कहानी संग्रह में करीब उनका 400 से आसपास करीब उनके कहानी जो है रचना के रूप में उनका आया है। और प्रसिद्ध कहानियों में मानसरोवर जो है यूं कहा जाए 8 भाग में करीब प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है,
नाटक जो है तो संग्राम या प्रेम की वेदी, इस तरह के कई नाटक भी है उनका, यूं कहा जाए। निबंध संग्रह अगर देखा जाए तो उसमें भी जो झटपट अगर बात आती है तो कुछ विचार उनका बहुत प्रसिद्ध जो हुआ। इस तरीके से उनका हर हिस्से में उनका अपना योगदान रहा है साहित्य के हिसाब से। प्रेमचंद जी का संपूर्ण साहित्य समाज सुधार एवं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रहा। उनकी भाषा सरल एवं मुहावरेदार रहा। मुहावरा का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ज्यादा किया अपने लेखन में। यही कारण है कि आम जनता और रुचि संपन्न साहित्यकारों दोनों ने उनके साहित्य का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो हर वर्ग के लोगों को प्रेमचंद जो है, एक शब्द में कहा जाए, उनकी रचना सबको पसंद आता है। प्रस्तुत जो आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है पूस की रात, जो यहाँ पर, और पूस की रात यूं कहा जाए तो एक पूस मतलब समझ में आ रहा है बहुत ठंड की रात है, एक बात तो सामने आ जा रही है। तो यहाँ पर वो मतलब लेखक यानी प्रेमचंद का जो रचना में उन्होंने स्पेशली जो कुछ किरदार यहाँ दिखने को मिल रहा है वह है हल्कू, जो यूं कहा जाए एक गरीब किसान। तो किस तरीके से उनकी इस रचना में भारतीय किसान किस तरीके से गरीबी से जूझ रहे थे और धीरे धीरे खेती बाड़ी, यूं कहा जाए हमारा समाज में हम लोग कहते हैं ना कि हमारा सबसे पहला रोजगार का साधन खेती रहा, लेकिन धीरे धीरे हम खेती से उद्योग की तरफ बढ़े। तो यहां भी कुछ हद तक वही चीज देखने को मिलता है कि गरीब किसान किस तरह से अपने जीवन चलाने हेतु, जीवन को मतलब जूझने के साथ साथ वो उसके मन में भी कैसे आता है कि नहीं अब बहुत हो चुका खेती बाड़ी, क्योंकि खेती बाड़ी से कहीं अच्छा है मजदूरी करें, मजदूरी करके हम ज्यादा पैसा कमा लें, क्योंकि खेती बाड़ी से पैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रमुख किरदार जो हमें दिखने को मिलता है वह हल्कू, जो गरीब किसान है, और उसकी पत्नी मुन्नी, और साथ में जो यूं एक बहुत फेमस जिसको जबड़ा यानी उसका एक कुत्ता पालतू जिसको कहा जाए। तो कुछ किरदार बहुत ही स्पष्ट रूप से इस पूरे पाठ में देखने को मिलता है। कहानी कुछ इस तरीके से, इसमें जो मुख्य अगर धारा देखा जाए कि कहाँ कहाँ पार्ट कहानी का जो अहम हिस्सा है वो ऐसा है कि पूस की रात में कैसे यहाँ लेखक ने वर्णन किया है कि हल्कू कैसे मतलब पूस की रात में खेती करने के लिए खेत में कैसे मतलब सोता था, उसका नींद नहीं आता था, कुत्ता वहाँ बैठा रहता था जबड़ा, और कैसे वो मतलब आवाज सुन के चला जाता था बाहर, आवाज तो उसका भी नींद वो कुत्ते से भी कहते थे, मतलब कहता था हल्कू कि तुम यहाँ क्यों मेरे साथ चले आए, तुम घर में जाके सो सकते थे, वहां पर जहाँ पर पत्ते और ये सब रखे हुए वहां पर सो सकते थे, खेत में क्यों चले आए, यहाँ ठंडा लग रहा है। तो उसके साथ वो कुत्ते की जो बातचीत है, कहना है, ये देखने को, यानी उसका जो हृदय है, एक इंसानियत उसके मन में जो है, जानवर के प्रति जो प्रेम है वो भी देखने को मिलता है। साथ साथ वो किस तरीके से मतलब संघर्षरत है, किस तरीके से जूझ रहा है, बहुत तिनका तिनका जिसको कहा जाए वो जमा करके अपना कुछ पैसा रखा था कि जिसको अगर जाड़े के समय में वो एक कंबल खरीदेगा, लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। उसे सहना जो है, यानी जो पैसा मतलब लेने के लिए उसके पास आ जाता, जिसके पास उसने पैसा लिया था, कर्ज लिया था, तो वो पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए आ जाता है और वो अपने उधार के पैसे मांगने आ जाता है। तो उस समय हल्कू अपने पत्नी को मतलब ये कहता है कि भाई जो पैसा अभी जमा हमने किया हुआ है इससे पीछा छुड़ाओ, इसको पैसा देके इसे निपटा करो, यानी इसको जाने दो। वहीं पर एक देखने को मिलता है कि मुन्नी जो है इस जगह पर क्या है, मुन्नी के कथन से पता चलता है कि उस वक्त उन लोगों की हालात, स्थिति किस तरह का रहा होगा, गरीबी के हालात से। जैसे हल्कू खेती बाड़ी में उसका लगन था, वो कि मतलब गरीब किसान था, लेकिन मुन्नी उसके अंदर से एक जूझने की क्षमता और यूं कहा जाए कि संघर्ष करने की जो स्थिति, वही मतलब प्रेरित किया हल्कू को ये कहकर कि ये खेती करते करते हमें क्या मिला, कुछ तो नहीं मिल रहा है, इससे लाख गुना अच्छा है कि हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के मजदूरी करते हैं, मजदूरी से इससे कहीं ज्यादा पैसा आने वाला है। तो देखिए मतलब क्या है कहानी शुरू, जैसे हम कहें कि हल्कू का द्वार पर जब वो महाजन यानी सहना जो है अपनी बकाया राशि वसूलने आया हुआ है, आता है, और हल्कू के पास मतलब यूं कहा जाए खाने पीने के भी कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ पैसा नहीं है, उन्होंने कुछ जमा पूंजी के नाम पे सिर्फ 3 रुपए उसने उस वक्त जमा किया था, और उसका मकसद यही था कि उसको संभाल के इसलिए रखा था कि जो ठंड मतलब आ रहा है, भयानक ठंड, उस ठंड में वो एक कंबल ले सके, ठंड से बचने के लिए।
लेकिन मजबूरन वो मतलब ऐसा होता है इस पे उस ठंड की रात में कि उससे वो कंबल नसीब नहीं होता है और उसे वो पैसा चुकाने के लिए वो पैसा जो है उसे दे देना होता है। तो प्रस्तुत कहानी में हम यूं देखते हैं कि जो मुख्य पात्र यानी हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी और साथ में दोनों के चरित्र में अगर यूं देखा जाए बहुत सारे समानताएं भी हैं, लेकिन एक कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। हल्कू एक औसत यूं कहा जाए भारतीय किसान जिसको कहा जाए, हर हाल में परिस्थितियों से वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर जो है मतलब वो समझता है कि हमारे पास जो भी है इससे हमको जूझने के अलावा और कोई चारा नहीं है, हमको मतलब ये भाग्य की विडंबना है, हमें इसी से जूझना है। किंतु मुन्नी के चरित्र में उसकी जो पत्नी को उन्होंने प्रेमचंद ने दिखाया, तो मुन्नी के अंदर जो बात थी वो उनके अंदर मुन्नी के अंदर वो विद्रोह की एक भावना देखने को मिलता है कि वो लड़ पड़ती है और उसका ये कहना है कि नहीं बहुत हो चुका है खेती से। अगर खेती मान सम्मान देता है ऐसा सोचते हो तो, लेकिन वैसा मान सम्मान से क्या फायदा है, वैसा मान सम्मान से जो कि कुछ मायने नहीं रखता, जो रोजी मतलब पेट का जो अन्न जो है वो जुगाड़ नहीं कर सकता है, तन ढकने के लिए ढंग से कपड़ा नहीं दे सकता है, ये जो इस तरह के एक मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो जिससे। तो इस तरीके से क्या है, यानी इससे हमें समझौता नहीं करना है, हमें अपने भाग्य से लड़ना है, जूझना है, और हम क्यों नहीं कुछ मजदूरी करने के लिए आगे चलते हैं। तो ये उसकी प्रेरणा बनी हल्कू के लिए, जो उसे ये कहता है। और साथ ही एक प्रश्न देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस वक्त ये जो भारतीय किसान गरीबी की स्थिति से जूझ रहा था और किस तरीके से किसान अपना खेती बाड़ी छोड़ के, बहुत ऐसा हुआ था कि किसान अपना खेती बाड़ी छोड़कर, गरीब किसान के पास अपना खुद का खेत भी नहीं होता था ना, वो किसी और के जमींदारों का खेत लेकर उसे जोतता था, उसके ऊपर काम करता था, वो कर्ज में डूब जाता था। तो यहाँ वो किस तरीके से, यानी वो जो इनके लेखन से, प्रेमचंद के लेखन से पता चलता है कि गरीब किसान किस तरह से जूझते जूझते वहां से अपना खेती छोड़कर बाहर शहर की तरफ मजदूरी करने के लिए जाता है, वो भी दर्शाया गया है इस कहानी के जरिए। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है, पूस के रात में अगर यूं कुछ कुछ मुख्य जो चीज देखने को मिला है कहानी में कि खेत पर जैसे ईख के पत्तों की छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें एक खटोला डालकर ये रहता है हल्कू, और रखवाली करता था खेत का, वो उसमें रात में, पूरे रात में सर्दी के कारण उसके नींद नहीं, और एक वक्त ऐसा था कि उसको नींद नहीं आ रहा था, उसका कुत्ता जबड़ा भी वहां लेटा उसी तरीके से कू कू कर रहा था, कुछ नहीं वो सो रहा था, उसको भी नींद नहीं आ रहा था। कुत्ता को कू कू करके देखते हुए, जो चिल्लाते हुए देखकर उसको मतलब ऐसा वो लग रहा, प्रतीत हो रहा था कि कुत्ता चूंकि मालिक को जागते देखकर उसको भी नींद नहीं आ रहा था, वो भी शायद उसी के लिए बैठा हुआ था। तो इस तरह हल्कू वहां बैठे बैठे चिलम से मतलब जो है पीते पीते करीब करीब खत्म कर देता था, 8-10 चिलम जो है फूंक मार मार के पी लेता था नींद नहीं आने की वजह से। पूरे ठंड में किस तरीके से, ये बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया गया है, प्रेमचंद ने किया है पूरे कहानी में, कि किस तरीके से ऐसा मतलब उस कुत्ते के साथ हल्कू का लगाव देखने को मिलता है, किस तरीके से कुत्ता जो है, और कुत्ता कितना वफादार है मालिक के लिए। ये सारे चीजें जो है वहां पर पूस की रात, ये जो कहानी है उसमें देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैंने इस लेखन का जो है सारांश जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रखा, जो मोटे तौर पे अगर कहा जाए जिसको हम लोग समरी बोलते हैं, सारांश बोलते हैं, ये है इस लेख का, पूरे रचना का एक सारांश। और मोटे तौर पे आप लोग इसको अवश्य लिखेंगे कि यहाँ पर जो खास करके जो दर्शाया गया है वो ये कि उस वक्त भारतीय किसानों की स्थिति जो दयनीय रहा, और भारतीय किसान कैसे अपनी खेती को छोड़कर शहर की तरफ, यानी उसका मूवमेंट जो बाहर बढ़ा शहर में रोजी कमाने के लिए, यानी मजदूरी करने के लिए, और यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखा गया। तो उस परिवर्तन को एक प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ बहुत बखूबी से उसका चित्रण किया है पूस की रात के कहानी के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज की कहानी पूस की रात। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस कहानी को पढ़ें अच्छे से। ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ेंगे तो जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको, अगर मेरा ये समझी जो मैंने आपको बताया सारांश, उसको दिमाग में रख के आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज सही तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और ये चूंकि ये आप लोगों का कहना था कि हिंदी से भी कुछ चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इसको रखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरा कुछ चैप्टर लेकर जो इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी में से भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को टाइम टू टाइम कुछ चीजें लाकर यहाँ दूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को जारी रखिएगा। और अगर
ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना जल्द हो जाए मेरे साथ लाइव में जुड़ने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।